हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। आप लोगों की टिप्पणी पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 109, आप अपराजेय हैं। यह मैदान असीम रूप से विशाल था। यांग ये 4 घंटे तक तेजतर्रार नेदर वुल्फ किंग पर सवार रहा, फिर भी वह इस मैदान को छोड़ने में असमर्थ था और इस तथ्य के साथ कि उनका पीछा करने वाले डाकबीस्ट की संख्या बढ़ती जा रही थी, यांग ये की अभिव्यक्ति उदास हो गई। यह सिर्फ उनके पीछे ही नहीं था, आसमान में भी कई काले धब्बे दिखाई दिए थे। जाहिर है, इन काले बिंदुओं को स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट ने उन्हें देखने के लिए बुलाया था। भले ही वायलेट मिन के नुरते डाकबीस्ट से निपट सकता था, लेकिन यह पूरी तरह से बेकार था। क्योंकि चाहे वे कितने भी मारे गए हों, स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट तुरंत और भी अधिक भेज देगा और उनकी संख्या बस अंतहीन थी। छोटे भाई, स्थिति थोड़ी खराब लगती है। ठीक जब यांग ये परेशान महसूस कर रहा था, उसके पीछे खड़ी महिला ने चेहरे पर मुस्कान के साथ बात की, और उसके लहजे में चिंता का कोई निशान भी नहीं था और यहाँ तक कि यांग ये के दुर्भाग्य पर खुशी मनाने की हल्की सी भावना भी थी। यांग ये ने पलटकर महिला को घूरा और फिर गुस्से से कहा, तुम्हें पता है कि स्थिति खराब है। क्या यह सब तुम्हारे कारण नहीं है? भगवान के लिए, तुम किसी भी कीमत पर ग्रैंड किन साम्राज्य के शाही घराने की सदस्य हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है? यांग यी ने यह मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया कि उसके पास अपनी जान बचाने के लिए कोई तुरुप का पत्ता नहीं है, क्योंकि ग्रैंड किन साम्राज्य का शाही घराना मूल स्कूल से बिल्कुल भी कमतर नहीं था। महिला ने पलकें झपकाईं और फिर उसने एक दयनीय रूप प्रकट किया और डरते हुए कहा, छोटे भाई, मैं केवल एक कमजोर महिला हूं, इसलिए मैं इस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकती हूं? मैं केवल छोटे भाई की सुरक्षा पर भरोसा कर सकती हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि छोटे भाई मुझ पर दया करेंगे। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम मुझ पर भी ऐसा नहीं कर सकते? इसके अलावा, क्या तुम मुझे छोटा भाई कहना बंद कर सकते हो? छोटा भाई शब्द सुनकर उसे सचमुच थोड़ा असहज महसूस हुआ। ठीक है, छोटे भाई, महिला ने हंसते हुए कहा। यांग ये ने गहरी सांस ली और फिर शांति से कहा, मुझे बताओ, उनका मुख्य उद्देश्य तुम्हें पकड़ना है, तो क्या वे मानव घुड़सवार मुझे जाने देंगे अगर मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूं? वह डाकबीस्ट से नहीं डरता था, बल्कि वह केवल उन मानव घुड़सवारों से डरता था। या अधिक सटीक रूप से कहें तो, वह उस विशालकाय साम्राज्य से डरता था जो ग्रैंड किन साम्राज्य था। क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र में इसकी सेनाएं ऐसी थीं जिनसे कोई भी डरने से बच नहीं सकता था। महिला मुस्कुराई और बोली, अगर तुमने ऐसा पहले किया होता, तो मुझे यकीन नहीं है कि डाकबीस्ट तुम्हें जाने देते, लेकिन पैलेस गार्ड के वे सदस्य शायद तुम्हें जाने देते। हालांकि, वे अब तुम्हें निश्चित रूप से नहीं जाने देंगे। क्यों? यांग ये हैरान था। महिला के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे जबकि उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान उभरी। उसने कहा, क्योंकि वे निश्चित रूप से सोचते हैं कि अब हम साथ हैं। हम, इसे और अधिक सटीक रूप से कहें तो, उन्हें लगता है कि हम भाग गए हैं। भले ही शाही घराने में मेरी स्थिति बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन मैं किसी भी तरह शाही घराने की सदस्य हूं। तो, क्या आपको लगता है कि शाही घराने के सदस्य मुझे किसी के साथ भाग जाने की अनुमति देंगे? इसके अलावा, इस बार मेरी यात्रा का उद्देश्य विवाह करना था, और दूसरा पक्ष डाकबीस्ट साम्राज्य के बीस्ट सम्राट का दूसरा बेटा है। अगर उसे पता चलता है कि उसकी मंगेतर किसी के साथ भाग गई है, तो एक पुरुष के रूप में, क्या आपको लगता है कि वह आपको जाने देगा? बड़ी बहन आपको एक रहस्य बताती है, वह आत्मा क्षेत्र में एक विशेषज्ञ है। ठीक है, हमारे पीछे जो डाकबीस्ट हैं वे विवाह के माध्यम से शांति प्राप्त करने के खिलाफ हैं। तो, क्या आपको लगता है कि वे मुझे ले जाने के बाद आपको जाने देंगे? संक्षेप में, बड़ी बहन को आपको बधाई देनी चाहिए, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है जिसे करने या सोचने से भी बहुत से लोग डरते हैं। आपने एक ही समय में ग्रैंड किन साम्राज्य और डाकबीस्ट साम्राज्य दोनों को नाराज कर दिया है। महिला की बात सुनने के बाद, यांग ये क्रोधित नहीं हुआ जैसा कि महिला ने सोचा था, बल्कि उसने शांत भाव से गहराई से विचार किया। ईमानदारी से कहूं तो यांग ये इस समय बहुत गुस्से में था। आखिरकार, यह सब उसके पीछे खड़ी महिला की वजह से हुआ था। वह कोई संत नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से क्रोधित था। अगर यह संभव होता, तो वह महिला के टुकड़े टुकड़े कर देता और फिर उसकी लाश को कोड़े से पीटता। लेकिन, अब गुस्से का क्या मतलब था? क्या वह अपने पीछे खड़ी महिला से लड़ सकता था? या शायद अपने पीछे खड़े लोगों के सामने आत्मसमर्पण कर सकता था और महिला को सौंप सकता था? अगर यह सब संभव होता, तो वह ऐसा करने में संकोच नहीं करता। हालांकि, ऐसा नहीं था। दूसरे शब्दों में, अब गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए, गुस्सा होने के बजाय, एक व्यावहारिक तरीका सोचना बेहतर था। बेशक, वह भविष्य में महिला को नहीं छोड़ेगा क्योंकि वह, यांग ये, कोई मूर्ख नहीं था जिसके साथ दूसरे अपनी मर्जी से खिलवाड़ कर सकें। हालांकि, पहले उसे अपने पीछे खड़े लोगों से बचकर निकलने का कोई तरीका सोचना था। तुम नाराज क्यों नहीं हो? इस बीच, यांग ये के पीछे खड़ी महिला ने थोड़ी जिज्ञासा से बात की।
उसकी उम्मीदों के अनुसार यांग ये को क्रोधित होना चाहिए या कम से कम उसे कोसना चाहिए। हालांकि यांग ये बहुत शांत लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। इससे वह थोड़ी उत्सुक और हैरान हो गई। यांग ये ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा और फिर गंभीर स्वर में बोला, मुझे ग्रैंड किन साम्राज्य में तुम्हारी स्थिति की परवाह नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हम अब एक ही नाव में सवार हैं। इसलिए अगर हम एकजुट होकर साथ काम नहीं करते हैं तो हमारे लिए केवल विपत्ति ही इंतजार कर रही होगी। मैंने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर लिया है और उनसे बचने के लिए अपने तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल कर लिया है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी इसमें शामिल होना चाहिए। यह सुनकर महिला ने अपनी मुस्कान को रोका और फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराई और बोली, छोटे भाई तुम सही कह रहे हो। हालांकि बड़ी बहन के पास वास्तव में कोई तुरुप का पत्ता नहीं है। पहले बड़ी बहन को घूरना शुरू मत करो। बड़ी बहन ने बोलना समाप्त नहीं किया है। भले ही बड़ी बहन के पास कोई तुरुप का पत्ता न हो, लेकिन बड़ी बहन के पास उन सभी से बचने का एक तरीका है। यांग ये ने जल्दी से पूछा, कौन सी विधि? महिला मुस्कुराई और बोली, अपने जानवर राजा से कहो कि वह दाईं ओर भाग जाए क्योंकि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर एक प्राचीन खंडहर है। वह खंडहर वह जगह थी जहाँ पिछला साम्राज्य रहता था और वहाँ प्रतिशोधी आत्माएं और कीमती साम्राज्य की विभिन्न संरचनाएं हैं। जब तक हम खंडहर में प्रवेश करेंगे तब तक वे महल के रक्षक और डाकबीस्ट हमारे खिलाफ असहाय रहेंगे। खंडहर, यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या वे हमारे पीछे पीछे नहीं आएंगे? महिला ने यांग यी की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, अगर हम अंदर घुसने के बाद खंडहर के आसपास छिप जाएं, तो क्या वे हमें ढूंढ पाएंगे? इसके अलावा यह खतरों से भरा हुआ है, इसलिए अगर इतने सारे लोग इसमें घुस गए तो कम से कम उनमें से आधे अंदर ही मर जाएंगे। मुझे डाकबीस्ट्स के बारे में नहीं पता, लेकिन पैलेस गार्ड्स के नेता जियांग लिन पैलेस गार्ड्स को अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वह अपने साथ 2 दुर्जय अधीनस्थों के साथ खुद ही अंदर घुस जाएगा। यांग ये ने पूछा, तुम्हें उस खंडहर के बारे में कैसे पता? वह स्वाभाविक रूप से अपने सामने खड़ी महिला पर पूरी तरह से विश्वास करने में असमर्थ था, क्योंकि हमें हमेशा दूसरों के दुर्भावनापूर्ण इरादे के प्रति सतर्क रहना चाहिए। महिला ने यांग ये की ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो और फिर उसने कहा, छोटे भाई क्या आप वास्तव में एक संप्रदाय के अनुयायी हैं? इसका किसी चीज से क्या लेना देना है? यांग ये ने यह सवाल पूछते हुए भौहें सिकोड़ी। महिला ने अपने माथे पर थपकी दी और कहा, क्योंकि वह खंडहर एक ऐसी जगह है जहां संप्रदायों के अनुयायी खुद को शांत करते हैं। दक्षिणी क्षेत्र की सभी 6 महान शक्तियों और मेरे ग्रैंड किन साम्राज्य के शिष्य खुद को शांत करने के लिए उन खंडहरों की ओर जाते हैं। भले ही यह खतरनाक है, लेकिन यह भी सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ों से भरा हुआ है, क्योंकि कई लोगों ने वहां कई उच्च श्रेणी की साधना तकनीकें और युद्ध तकनीकें पाई हैं। जब वह यहां तक बोली तो वह एक क्षण के लिए रुकी और बोली, छोटे भाई क्या आप तलवार संप्रदाय के अनुयायी नहीं हैं? यांग ये सोच रहा था कि क्या खंडहर विश्वसनीय है जब उसने अचानक यह सवाल सुना, और पहले तो वह स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तलवार संप्रदाय का अनुयायी नहीं हूं। चलो खंडहर में चलते हैं। किसी भी दर पर हमारे पास अपने पीछा करने वालों से बचने का कोई और रास्ता नहीं है। यांग यी की बात सुनकर महिला की आंखें चमक उठी और फिर वह थोड़े आश्चर्य से बोली, आप तलवार संप्रदाय के अनुयायी नहीं हैं, लेकिन आपकी तलवार तकनीक। मैंने कहा था कि मैं तलवार संप्रदाय का अनुयायी नहीं हूं, यह आप पर निर्भर है कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। यांग ये ने थोड़े गुस्से में कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपने नीचे के नर्क के भेड़िए को आदेश दिया कि वह अपनी दिशा बदल दे और दाईं ओर भाग जाए। महिला यांग यी की पृष्ठभूमि में बहुत दिलचस्पी ले रही थी और उसने पूछा, छोटे भाई, चूंकि आप तलवार संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं, तो आप संभवतः मूल विद्यालय के शिष्य हैं। मैं किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं हूं, यांग ये ने उदासीन स्वर में कहा। महिला ने हैरान स्वर में कहा, छोटे भाई, अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और ताकत के साथ आपके पास मूल विद्यालय में प्रवेश करने की योग्यता भी है। तो आपके पास कोई संप्रदाय क्यों नहीं है? क्या इसका आपसे कोई संबंध है? बेशक ऐसा ही है, मैं अभी तुम्हारे साथ भाग रही हूँ। दूसरे शब्दों में, अब तुम मेरे आदमी हो। कम से कम तुम नाम से तो मेरे आदमी हो। तो यह मुझसे कैसे संबंधित नहीं हो सकता? यांग ये उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बहुत समय बाद महिला को एक बात समझ में आई, उसके सामने वाले आदमी का कोई संप्रदाय नहीं था और इस बात से महिला की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, छोटे भाई, चूंकि तुम्हारा कोई संप्रदाय नहीं है, तो तुम मेरे ग्रैंडकिन साम्राज्य की शाही अकादमी में क्यों नहीं शामिल हो जाते? तुम्हारी ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा के साथ परीक्षा पास करना और अकादमी में शामिल होना बहुत आसान होगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। यांग ये ने इस पर कोई विचार भी नहीं किया और सीधे मना कर दिया। अगर यह पहले होता तो शायद उसे दिलचस्पी होती। हालांकि अब उसके पास उसका गुरु है, तो उस अकादमी में शामिल होने और उसके द्वारा प्रतिबंधित होने की क्या जरूरत थी?
महिला थोड़ी चिंतित थी और उसने कहा, आपकी दिलचस्पी कैसे नहीं हो सकती? यदि आप इंपीरियल अकादमी में शामिल हो गए और परीक्षा के दौरान शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त किया, तो आप साम्राज्य से एक उपाधि प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस तरह कोई भी मेरे बारे में कुछ नहीं कहेगा कि मैं आपके साथ भाग गई, और साम्राज्य मुझे दंडित नहीं करेगा। इसके अलावा यह भी कहा जाएगा कि मैं एक नायक को पहचानने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान थी। आप इतने महत्वपूर्ण मामले में कैसे दिलचस्पी नहीं ले सकते? यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे और उसने खुद को शांत करते हुए गहरी सांस ली। उसके बाद उसने महिला की ओर देखने के लिए मुड़कर कहा, सुंदर लड़की, ऐसा लगता है कि तुम्हें इसमें सारे लाभ मिले हैं, और मैं बिना किसी लाभ के केवल सारा काम करने के लिए वहां हूं। मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे ऐसा किस आधार पर करना चाहिए? क्या हम करीब हैं? मुझे तुम्हारे लिए खुद को क्यों खपाना चाहिए और क्यों संघर्ष करना चाहिए? क्या मैं बेवकूफ जैसा दिखता हूं? महिला शर्मा गई। दरअसल उसने पहले सिर्फ अपने बारे में सोचा था। हालांकि कुछ ही समय में उसका चेहरा ठीक हो गया, और फिर उसने यांगे को थोड़ी शर्मिंदगी भरी नजर से देखा। उसने कहा, बेशक तुम्हारे लिए भी फायदे हैं, जैसे ग्रैंड किन एम्पायर के पुरस्कार प्राप्त करना, या जैसे जैसे वास्तव में मुझसे शादी करना। यांगे ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्या मैं सच में तुमसे शादी करूंगी? सुंदर लड़की, कृपया मुझे बेवकूफ मत समझो, ठीक है? मैं बेवकूफ नहीं हूं जो किसी की मदद करूं। इसके अलावा मेरे पास पहले से ही कोई है जिसे मैं पसंद करती हूं, इसलिए मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। महिला की शर्मिंदगी भरी मुस्कान जम गई, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गई, और उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वास्तव में छोटे भाई के प्रति प्रशंसा महसूस करती हूं, और मुझे छोटे भाई का उपयोग करने का कोई ध्यान नहीं है। अगर मैं करती भी हूं, तो यह केवल बहुत 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 कम है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप पसंद करते हैं तो क्या हुआ? क्या एक आदमी के लिए कई पत्नियां रखना सामान्य बात नहीं है? तुम अपराजेय हो। यांग ये ने उस महिला को अंगूठा दिखाया। उसके सामने यह महिला वास्तव में घृणित थी, और उसके विचार और वह कितनी खुली थी, ये ऐसी चीजें थीं जिन्हें यांग ये थोड़ा सहन करने में असमर्थ था। जब महिला ने बोलना जारी रखने का इरादा किया, तो यांग ये की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने कहा, बकवास बंद करो, हम मुसीबत में हैं। अध्याय 110। अब समय है अपनी शक्ति दिखाने का। नीचे का भेड़िया रुक गया था, और यांग ये और भेड़िए की पीठ पर बैठी महिला के चेहरे पर बहुत भारी भाव थे जब उन्होंने आगे देखा। उनकी आंखों के सामने घना विस्तार था। यह घास के मैदानों का विस्तार नहीं था, बल्कि डाकबीस्ट थे। इन डाकबीस्ट के खेती के क्षेत्र ऊंचे नहीं थे, और वे ज्यादातर तीसरे और चौथे दर्जे के डाकबीस्ट थे। वे आकार में बड़े नहीं थे, और वे बैंगनी मिंक के आकार के आसपास थे। हालांकि उनकी संख्या वास्तव में भयानक थी। उन्होंने कम से कम 100,000 से अधिक का घना द्रव्यमान बनाया, और यह अंतहीन रूप से बढ़ रहा था। सौभाग्य से इन डाकबीस्ट्स ने यांग ये और महिला पर हमला करने की पहल नहीं की। अन्यथा नेदर वुल्फ किंग के साथ मौजूद होने के बावजूद यांग ये को भागना ही पड़ता। यह एक धातुभक्षी चींटी झुंड है, महिला ने धीमी आवाज में कहा, जब वह अपने सामने चींटियों के घने विस्तार को देख रही थी। यांग ये की पलकें झपकने लगीं। उसने ऐसे डाकबीस्ट के बारे में सुना था। भले ही उनकी खेती कम थी, लेकिन ग्रैंड मायरीड पर्वतों में कुछ क्रूर प्रजातियां भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर पाईं, क्योंकि उनकी संख्या वाकई चौंकाने वाली थी। यह ऐसी प्रजाति नहीं थी जो गुणवत्ता पर जोर देती थी, और वे एक सच्ची प्रजाति थी जो संख्या से जीत पर जोर देती थी। लगता है कि उस स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट को हमारे इरादों के बारे में पता है, इसलिए उसने हमें रोकने के लिए इन मेटलिटर चींटियों को भेजा है। महिला ने कहा, छोटे भाई, इस बारे में सोचना बंद करो। अगर तुम्हारे पास उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो हम केवल दूसरी दिशा से भाग सकते हैं। हमारे पीछे जो लोग हैं, वे हमसे बस कुछ ही सांसों की दूरी पर हैं। जैसे ही उसने फ्लिमरो शेरों और घुड़सवारों के समूह को अपनी ओर आते हुए महसूस किया, यांग ये ने एक गहरी सांस ली, और फिर उसने बैंगनी मिंक को देखते हुए कहा, छोटे साथी, यह समय है कि तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने नेदर वुल्फ किंग को थपथपाया। वह उसके इरादे समझ गया, और चींटियों के झुंड की ओर बढ़ने से पहले वह चिल्लाया। यांग ये को अभी भी वह दृश्य याद है जब छोटे से साथी ने नाइटबर्ड्स को डराकर भगा दिया था। चाहे वह खेती के मामले में हो या संख्या के मामले में, उससे पहले मेटलिटर चींटियां नाइटबर्ड से कहीं ज्यादा हीन थीं। औरत के चेहरे पर भाव बदल गए और वह भेड़िए की पीठ से कूद पड़ी। क्या यह आदमी मौत चाहता है? ठीक उसी समय जब वह इस बात पर झिझक रही थी कि उसे भेड़िए की पीठ से कूदना चाहिए या नहीं, यांगी के कंधे पर खड़ी बैंगनी मिंक चींटियों के झुंड के सामने आ गई थी। महिला की चकित निगाहों के नीचे बैंगनी मिंक के शरीर से एक अदृश्य गरिमापूर्ण दबाव की किरण अचानक बाहर निकली। जैसे ही यह गरिमापूर्ण दबाव दिखाई दिया, वे मेटलिटर चींटियां तुरंत ऐसी लगने लगी मानो वे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रही हों, और वे तुरंत ज्वार के पानी की तरह पीछे की ओर उछल पड़ीं। ऐसा दृश्य वास्तव में चरम सीमा तक शानदार था।
ठीक उसी तरह जैसे जब छोटे से साथी ने उन नाइट बर्ड्स को डराकर भगा दिया, तो मेटलिटर चींटियों ने वास्तव में अपने ही भाइयों पर हमला करना शुरू कर दिया ताकि वे जल्द से जल्द भाग सकें। यह कहा जा सकता है कि वे अपने भाइयों की लाशों के ऊपर से भाग रहे थे। जैसे ही उसने अपने सामने यह दृश्य देखा, यांग ये के पीछे खड़ी महिला की आंखें चौड़ी हो गईं जबकि उसका चेहरा सदमे से भर गया। उसकी आंखों के सामने यह दृश्य देखकर वह सचमुच चौंक गई थी। वे 100,000 से ज्यादा मेटलिटर चींटियां थीं। यहां तक कि एक स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ को भी उनसे बचना होगा। लेकिन उस छोटे से साथी के कुछ बार अपने पंजे हिलाने के बाद वे वास्तव में भाग गए। इसके अलावा वे अपने भाइयों की लाशों पर भाग रहे हैं। क्या यह एक ड्रैगन द्वारा उत्सर्जित पौराणिक दबाव है? बैंगनी मिंक ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया जब उसने उन मेटलिटर चींटियों को अपने जीवन के लिए भागते देखा, और फिर वह यांग ये के कंधे पर लौट आया और फिर उसने यांग ये के चेहरे पर अपना सिर रगड़ दिया जैसे कि वह अपनी उपलब्धियों का श्रेय मान रहा हो। यांग ये ने छोटे बच्चे का सिर सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अच्छा किया। जहां तक तुम्हारे इनाम की बात है, वैसे भी मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। ठीक है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मेरा भी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग यी का चेहरा लाल हो गया। वह छोटा सा आदमी उससे कहीं अधिक अमीर था, इसलिए वह उसे पुरस्कृत नहीं कर रहा था, बल्कि उसका फायदा उठा रहा था। बैंगनी मिंक ने यांग यी के पेट पर नजर डाली और फिर जल्दी से सिर हिला दिया। उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि छोटे भंवर को भी उसका ही माना जा सकता है। छोटे भाई, यह किस तरह का डाकबीस्ट है? इस बीच महिला अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सकी और यह सवाल पूछ बैठी। यांग ये ने उसकी ओर देखने के लिए मुड़कर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? महिला ने अपने होंठ सिकुड़े और यह सवाल फिर नहीं उठाया। वह बस यांग यी के कंधे पर बैंगनी रंग के मिंक को उत्सुकता से देखती रही। उसका इरादा उसे छूने का था, फिर भी उसे डर था कि छोटा सा साथी नाराज हो जाएगा, इसलिए उसने यह विचार छोड़ दिया। डॉट 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 यह कैसे हो सकता है? घुंघराले दाढ़ी वाले आदमी के चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी जब उसने मेटलिटर चींटियों के झुंड को ज्वार के पानी की तरह पीछे हटते देखा। मेटलिटर चींटियों का झुंड उसके आदेश पर उन दो मनुष्यों और जानवर राजा को रोकने के लिए निकला था। तार्किक रूप से कहें तो भले ही वे दो मनुष्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, मेटलिटर चींटियों में उसके आदेश के बिना पीछे हटने की हिम्मत नहीं होगी। फिर भी अब मेटलिटर चींटियां वास्तव में पीछे हट गई थी जैसे कि उन्होंने जानवर सम्राट का सामना किया था, और इसे घुंघराले दाढ़ी वाले आदमी को पूरी तरह से उलझन में डाल दिया गया। मैंशी, आपके डाकबीस्ट साम्राज्य का एक जानवर राजा एक इंसान के लिए सवारी क्यों बनेगा? डाकबीस्ट से लगभग 50 मीटर दूर सुनहरे कवच पहने हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने घुंघराले दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा और उसने गहरी आवाज में यह सवाल पूछा। हालांकि अभी वे दोनों आग और पानी की तरह थे, लेकिन यह सिर्फ उस महिला की खातिर था। अगर वह महिला भाग जाती तो वे दोनों गंभीर संकट में पड़ जाते। इसलिए उन्होंने एक तरह की मौन सहमति हासिल कर ली थी और अपनी दुश्मनी खत्म कर ली थी। बेशक एक बार जब वे उस महिला को पकड़ लेते तो उनके पक्ष युद्ध से बच नहीं पाते, क्योंकि एक पक्ष उस महिला को मरना चाहता था जबकि दूसरा उसे जिंदा रखना चाहता था। घुंघराले दाढ़ी वाले मनशी नामक व्यक्ति ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को ठंडी नजर से देखा और फिर कहा, यह निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि उस मानव ने उस जानवर राजा को नियंत्रित करने के लिए किसी प्रकार की गुप्त तकनीक का उपयोग किया था। अन्यथा जानवर राजाओं के गौरव के साथ कोई व्यक्ति किसी मानव के लिए सवारी कैसे हो सकता है? एक बार जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो मैं निश्चित रूप से उसे मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद मैं सभी मनुष्यों के लिए चेतावनी के रूप में उसके शरीर को डेथ एबिस में लटका दूंगा। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कुछ क्षण के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, मैंशी, क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि वह मानव न होकर एक डाकबीस्ट है जिसने पहले ही मानव रूप ले लिया है? ऐसा विचार उसके दिमाग में बहुत पहले आया था जब उसने पहली बार भेड़िया राजा को देखा था। हालांकि उसे अभी भी यह थोड़ा बेतुका लगा क्योंकि वह इससे पहले भी उस युवक से व्यक्तिगत रूप से मिल चुका था और उस युवक में एक सच्चे इंसान की आभा थी। मनशी की पलकें झपक गईं। उसने उस दिशा में नहीं सोचा था क्योंकि उस युवक में स्पष्ट रूप से एक इंसान की आभा थी। हालांकि अब जब उसने अपने बगल में खड़े इंसान को ऐसी बात कहते सुना और उसके बाद उसने इस बारे में ध्यान से सोचा तो उसे लगा कि यह असंभव नहीं हो सकता है। यदि यह एक डाकबीस्ट था जिसने मानव रूप धारण किया था, तो एक जानवर राजा को नियंत्रित करना, आकाश में काले बाजों को पीछे हटाना और मेटलिटर चींटी झुंड को बिना किसी युद्ध के पीछे हटना तर्कसंगत और उचित था। लेकिन अगर वह एक डाकबीस्ट है जिसने मानव रूप धारण किया है, तो उसके पास मानव जैसी आभा क्यों है? इसके अलावा उसने उस महिला की मदद क्यों की? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी तीसरी शक्ति ने हस्तक्षेप किया हो? जब उसने यहां तक सोचा तो मानशी की पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर उसने अपने आसपास मौजूद फ्लेमरोर शेरों की ओर एक लंबी चीख निकाली। उसने उन्हें तेजी से आगे बढ़ने का संकेत दिया क्योंकि चाहे जो भी हो, उस महिला को मरना ही था।
अन्यथा अगर उसे अपने मालिक की योजनाओं को बिगाड़ने दिया गया तो वह मर जाएगा। जब उसने शेरों को तेजी से आगे बढ़ते देखा तो अधेड़ उम्र के आदमी ने भी अपनी गति बढ़ा दी। चाहे वह युवक डाकबीस्ट हो या इंसान, उसे महारानी को वापस लाना था और फिर उसे सुरक्षित रूप से शाही राजधानी या जानवरों की राजधानी में वापस भेजना था। अन्यथा उसके लिए पैलेस गार्ड में अपनी स्थिति को बचाना असंभव होगा। डॉट 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 अरे, हम उन खंडहरों से कितनी दूर हैं? यांग ये ने धीमी आवाज में पूछा। भले ही उन्होंने मेटलिटर चींटी झुंड को डराकर भगा दिया था, लेकिन उनके पीछे के घुड़सवार और डाकबीस्ट डरे नहीं थे, बल्कि उनकी गति बढ़ती जा रही थी। अगर यह जारी रहा तो जल्द या बाद में उनका पीछा करने वाले लोग उनका पीछा करेंगे। आखिरकार यह डाकबीस्ट की दुनिया थी। अब से लगभग 2 घंटे बाद महिला ने थोड़ी अनिश्चितता के साथ कहा। यह सुनकर यांग यी का चेहरा उतर गया। क्या तुम वहां कभी नहीं गए? बेशक मैंने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा नहीं होता तो। वह यहां तक बोलते बोलते अचानक रुक गई और उसने आगे बोलना जारी नहीं रखा। भले ही उसने आगे बात जारी नहीं रखी, यांग ये ने पहले ही मोटे तौर पर कारण का अनुमान लगा लिया था। उसके पीछे खड़ी महिला ने शायद शुरू से ही इस शादी से भागने की योजना बनाई थी और उसके दिखने से उसकी योजना में बदलाव आया। अगर वह नहीं दिखाई देता तो उसके पीछे खड़ी महिला शायद खंडहरों की ओर नहीं बल्कि किसी दूसरे रास्ते से भाग जाती। हालांकि अब जब महिला ने उसे उन खंडहरों की ओर जाने के लिए कहा तो यह निश्चित रूप से केवल अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए नहीं था। जब उसने यहां तक सोचा तो यांग ये ने सहज रूप से अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसे इस्तेमाल किया जाना पसंद नहीं था, भले ही वह एक महिला ही क्यों न हो। अगर यह संभव था तो वह वास्तव में उस महिला को मारना चाहता था जो उसके पीछे बैठी थी, क्योंकि वह किसी को उसके साथ चालें खेलते हुए और उसे इस तरह की मुसीबत में घसीटते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता था। महिला ने अचानक कहा, छोटे भाई, क्या तुम मुझ पर फिर से हमला करने की सोच रहे हो? यांग ये ने एक गहरी सांस ली और उसने अपने मन में हत्या के इरादे को दबाते हुए कहा, क्या हम गंभीरता से बात कर सकते हैं? महिला ने अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए कहा, किस बारे में? यांग ये ने अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और फिर कहा, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि मुझे डाकबीस्ट साम्राज्य और आपके ग्रैंड किन साम्राज्य के बीच इस भंवर में धकेलना सही है? मैं इस बारे में आपसे कोई झगड़ा भी नहीं करूंगा। लेकिन अब आप मुझे इस खंडहर में ले जाने का इरादा रखते हैं, क्या आपको लगता है कि यह सही है? यांग ये को अपनी सांसें बर्बाद करना पसंद नहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चाहे वह उसकी पहचान हो या ताकत, इसने उसे कार्रवाई करने से रोक दिया। बेशक अगर वे लोग और उनके पीछे डाकबीस्ट मौजूद नहीं होते तो वह 2 नर्क के भेड़ियों के राजाओं के साथ मिलकर इस महिला को मारने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता। अध्याय 111, हम यहाँ हैं। यांग ये की बात सुनते ही महिला के चेहरे पर मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति तुरंत रुक गई और फिर वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने यांग ये की ओर देखा और कहा, शुरुआत में मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी मेरे साथ नीचे खींची जाओगी। आखिरकार तुम नश्वर क्षेत्र में केवल एक प्रोफाउंडर हो। जहां तक तुम्हारा पीछा करने की बात है, चाहे तुम मानो या ना मानो, लेकिन किसी भी मामले में मैंने जानबूझकर तुम्हारा पीछा नहीं किया। क्योंकि तुम जिस रास्ते से भागी थी वह वही रास्ता था जिस पर मैं भागने का इरादा रखती थी। यह कहा जा सकता है कि यह सब एक संयोग था। संयोग? यांग ये ने यह सुनकर महिला को लगभग थप्पड़ मार दिया। संयोग की वजह से 2 ताकतों ने मेरा पीछा किया। इस समय वह सचमुच यह नहीं समझ पा रहा था कि उसे हंसना चाहिए या क्रोधित हो जाना चाहिए। महिला ने आगे कहा, जहां तक राजवंश के खंडहरों की ओर जाने की बात है, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। क्योंकि किसी अज्ञात कारण से हमारे पीछे मौजूद स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट ने ग्रैंड मायरीड पर्वतों में डाकबीस्ट को हमारा पीछा करने के लिए जुटाया था। तार्किक रूप से कहें तो उसे ऐसा हंगामा करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी उसने ऐसा किया। मुझे लगता है कि आपको इसका कारण पता होना चाहिए। यांग ये ने जब यह सुना तो वह अवाक रह गया। वह स्वाभाविक रूप से इसका कारण जानता था और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके नेदर वुल्फ किंग ने स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट का ध्यान आकर्षित किया था। इसलिए उस स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट ने उनका पीछा करने के लिए ग्रैंड मायरीड पर्वतों में अन्य बलों का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। दूसरे शब्दों में, उसने यह सब खुद पर लाया था। जब उसने यहां तक सोचा तो यांग ये को अपने दिल में बहुत नाराजगी महसूस हुई और उसने महिला की ओर देखने से पहले कहा, तो अब तुम क्यों नहीं चली जाती? अगर तुम चली जाओगी तो वे शायद मुझे छोड़ देंगे। कम से कम वे मानव घुड़सवार मेरा पीछा नहीं करेंगे। महिला मुस्कुराने लगी और बोली, छोटे भाई, बड़ी बहन को भगाने के बारे में सोचना भी मत। बड़ी बहन तो तुम्हारे साथ ही रहेगी। यह कैसा मजाक है? उसे आखिरकार बड़ी मुश्किल से सहारे का एक शक्तिशाली स्रोत मिला था, तो वह उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती थी? क्या तुम इतने बेशर्म नहीं हो सकते? चाहे तुम कुछ भी कहो, बड़ी बहन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। संक्षेप में, बड़ी बहन ने तुम्हें इस जीवन में चुना है। आप अभी भी किंग रियल्म के विशेषज्ञ हैं। थोड़ी ईमानदारी तो है, ठीक है?
ईमानदारी, वह क्या है? बड़ी बहन को बस अपनी पवित्रता की जरूरत है। यांग ये उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यांग ये सचमुच अवाक रह गया। उसे कहावत याद आ गई, जो अपना चेहरा छोड़ देता है वह अपराजेय है। यह महिला वास्तव में अपराजेय थी। छोटे भाई, क्या तुम सच में इंपीरियल अकादमी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हो? बड़ी बहन पर विश्वास करो, जब तक तुम अकादमी में शामिल होगे तब तक अपनी ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा के साथ तुम निश्चित रूप से आसमान में उड़ोगे। उस समय, चाहे वह साधना तकनीक हो, युद्ध तकनीक हो, अधिकार हो या सुंदरता हो, तुम्हें केवल शब्द बोलना होगा और तुम्हें इसकी अंतहीन आपूर्ति मिल जाएगी। महिला यांग ये को इंपीरियल अकादमी में खींचने का प्रयास नहीं छोड़ना चाहती थी। यांग ये ने मुड़कर महिला को देखा और फिर उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी और उसने कहा, तुमने जिन सुंदरियों की बात की थी वे तुम स्वयं तो नहीं हो, है ना? महिला दंग रह गई और फिर उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि वह जल्दी से सामान्य हो गई और फिर उसने यांग ये को एक मोहक मुस्कान दी और कहा, अगर छोटा भाई इंपीरियल अकादमी की इंपीरियल रैंकिंग में शीर्ष 3 में स्थान प्राप्त करने में सक्षम है तो मुझसे शादी करना असंभव नहीं है। हालांकि छोटे भाई के पास शायद अब ऐसा करने की क्षमता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बड़ी बहन आपको नीची नज़र से देख रही है, लेकिन उस इंपीरियल रैंकिंग पर मौजूद प्रतिभाशाली लोग वास्तव में बहुत ही राक्षसी हैं। बेशक छोटे भाई के पास बिल्कुल भी मौका नहीं है। रुको, यांग ये ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, मुझे तुम्हारी उस शाही रैंकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मुझ पर अपना प्रयास बर्बाद मत करो। इसके अलावा मुझे तुम में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सच है, और हम उस खंडहर पर पहुंचने के बाद अलग हो जाएंगे जिसके बारे में तुमने बात की थी। महिला ने धीमी आवाज में आह भरी जब उसने देखा कि यांग ये वास्तव में इंपीरियल अकादमी में रुचि नहीं ले रहा था। हालांकि वह अभी भी हार नहीं मानना थी और उसने एक गंभीर भाव के साथ कहा, आपकी ताकत वास्तव में दुर्जेय है और आपकी प्राकृतिक प्रतिभा निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। हालांकि आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति की प्राकृतिक प्रतिभा कितनी भी महान क्यों न हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास साधना संसाधन और शक्ति का संरक्षण और समर्थन नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की उपलब्धियां निश्चित रूप से सीमित होंगी। विशेष रूप से समर्थन के मामले में, अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति समर्थन के रूप में किसी शक्ति को नहीं चुनता है, तो उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए जल्दी मरना बहुत आसान होगा। उसने यांग ये के साथ सिर्फ एक वार किया था, लेकिन यह वही वार था जिसने उसे यांग ये की ताकत से बेहद चौंका दिया था। इस पल में भी उसे अभी भी उस तलवार के वार की ताकत और गति अच्छी तरह याद है। इस तथ्य के साथ कि यांग ये ने कहा था कि वह किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है, इसलिए उसे वास्तव में यांग ये को ग्रैंड किन साम्राज्य के पक्ष में खींचने में सक्षम होने की उम्मीद थी। समर्थन, यांग ये ने व्यंग्य किया और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो, समर्थन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या इस समर्थन पर वास्तव में भरोसा किया जा सकता है? अब मेरे पास प्राकृतिक प्रतिभा है, मेरे पास प्राकृतिक उपहार है और मेरे पास ताकत है। इसलिए कई संप्रदाय मुझे अपनाने में संकोच नहीं करेंगे। हालांकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर मैं अपने इस समर्थन के हितों से जुड़ा हुआ हूं, तो वे मुझे छोड़ने में संकोच नहीं करेंगे। इसलिए सच्ची ताकत केवल स्वयं से ही आती है। जहां तक समर्थन की बात है, यह ऐसी चीज है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब उसने सोचा कि तलवार संप्रदाय उसे और उसकी छोटी बहन को कैसे सौंपना चाहता है, तो यांग ये के दिल में अचानक क्रोध की एक किरण उभरी। यह बहुत पहले की बात नहीं है जब उसने यांग ये ने तलवार संप्रदाय को अपना समर्थक माना था और उसे तलवार संप्रदाय का शिष्य होने पर गर्व था। हालांकि तलवार संप्रदाय ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? फूल महल के कुछ बुजुर्गों ने तलवार संप्रदाय के उन बुजुर्गों को बिना किसी हिचकिचाहट के उसे और उसकी छोटी बहन को सौंपने के लिए मजबूर किया था। ऐसे समर्थन का क्या मतलब था? महिला का मुंह थोड़ा सा खुला था क्योंकि वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा और यह केवल एक हल्की आह में बदल गया। शाही परिवार की सदस्य होने के नाते वह इस सिद्धांत को गहराई से समझती थी। वह कुछ देर चुप रही और फिर बोली, छोटे भाई, बड़ी बहन को नहीं पता कि तुमने क्या सामना किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहती हूँ। तुम्हारी स्वाभाविक प्रतिभा के साथ, अगर इंपीरियल अकादमी तुम्हें बढ़ावा देने पर जोर देती है, तो तुम निश्चित रूप से भविष्य में शानदार ढंग से चमकोगे। त्याग दिए जाने के बारे में, मुझे लगता है कि अगर तुम अपने समर्थक द्वारा त्यागे जाने से बचना चाहते हो, तो तुम केवल मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हो और अपने मूल्य को और अधिक बढ़ा सकते हो। इस तरह तुम्हारा समर्थक तुम्हें कैसे त्याग सकता है? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार क्या मुझे अभी भी अपने आप पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा? जहां तक साधना संसाधनों की बात है, मुझे वास्तव में खेद है लेकिन मेरे पास इसकी बिल्कुल भी कमी नहीं है। इसके अलावा मुझे छोटा भाई कहना बंद करो, तुम मुझे ये यांग कह सकते हो। यह सुनकर महिला ने एक बार फिर आह भरी। हालांकि उसने हार मानने से इनकार कर दिया और वह इस युवक ये यांग के दिमाग को बदलने के लिए अस्थायी रूप से विचारों से बाहर थी। लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि सफलता की राह में रुकावटें भी थीं और उसे लगा कि उसके पास अभी भी एक मौका है।
रुको। यांग ये अचानक महिला की ओर देखने के लिए मुड़ा और फिर उसने उसे आंकते हुए कहा, मुझे इंपीरियल अकादमी में शामिल करने की आपकी तीव्र इच्छा के पीछे वास्तव में क्या उद्देश्य है? मुझे यह मत बताओ कि यह साम्राज्य के हित के लिए है, क्योंकि तुम मुझे उस तरह की व्यक्ति नहीं लगती हो। महिला ने पलकें झपकाईं। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराई और बोली, आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि शाही घराने में बड़ी बहन की पहचान साधारण नहीं है। अगर ऐसा है तो बड़ी बहन द्वारा साम्राज्य के लिए प्रतिभाशाली लोगों की खोज करने में क्या गलत है? यह तो बताने की जरूरत नहीं कि क्या बड़ी बहन ने आपको अभी इसके बारे में नहीं बताया। अगर आप इंपीरियल अकादमी में शामिल हो जाते हैं और इंपीरियल रैंकिंग में शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करते हैं, तो न केवल बड़ी बहन शादी से भागने के दोष से मुक्त हो जाएंगी, बल्कि इसके बजाय मैं एक पुण्य का काम करूंगी। यह एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने जैसा है। यांग ये ने महिला की ओर संदेह भरी नजर से देखा। उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि इस महिला की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि महिला ने जो कहा वह बेहद उचित था। लेकिन उसे बस यही लग रहा था कि यह महिला यह सब उन दो कारणों से नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बीतने के बाद यांग ये ने अपना सिर हिलाया, पीछे मुड़ा और इस सब के बारे में सोचना बंद कर दिया। महिला के इरादे चाहे जो भी हों, उसने पहले ही तय कर लिया था कि शांग राजवंश के खंडहरों में पहुंचते ही वह तुरंत उस महिला से अलग हो जाएगा, क्योंकि वह वास्तव में ऐसी बुद्धिमान और चालाक महिला के साथ नहीं रहना चाहता था। महिला ने अचानक पूछा, ये यांग, क्या वह महिला जो तुम्हें पसंद है उतनी ही सुंदर है जितनी मैं हूं? क्या उसका फिगर मुझसे बेहतर है? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह बेहतर है कि मैं कुछ न कहूं। मुझे डर है कि यह बात तुम्हें बहुत बुरी लगेगी। मुझे बहुत जोर से मारा। महिला की भौहें ऊपर उठ गईं और उसने कहा, बड़ी बहन को विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में ऐसा करने में सक्षम कोई व्यक्ति मौजूद है। उसकी आवाज में दृढ़ आत्मविश्वास का लहजा था। क्या तुमने नहीं सुना कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है? यांग ये ने कहा, मेरी नज़र में वह सबसे सुंदर है। वैसे भी वह तुमसे 10 गुना ज्यादा सुंदर है। नहीं, 100 गुना ज्यादा। नहीं, तुम दोनों की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। उसे अंततः उस महिला पर प्रहार करने का अवसर मिल गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इसे हाथ से जाने नहीं दिया। ठीक है, हम उसे बड़ी बहन से ज्यादा सुंदर मानेंगे। महिला ने एक नाजुक मुस्कान दिखाते हुए कहा, लेकिन क्या वह बड़ी बहन जितनी रोमांटिक रूप से शिक्षित है? बड़ी बहन को तुम्हें एक रहस्य बताने दो। बड़ी बहन पुरुषों की सेवा करने के 100 से ज्यादा तरीके जानती है, और मैं कुछ दसियों तरह की पोजीशन जानती हूँ। अगर तुम बड़ी बहन के साथ मिलोगी, तो बड़ी बहन गारंटी देती है कि तुम हर दिन अपनी सीमा तक आनंद उठाओगे। तुम क्या सोचते हो? यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। क्या वह अभी भी एक महिला है? कुछ पुरुष भी उसके जितने बहादुर नहीं हैं। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम सचमुच एक प्रलोभनकर्ता हो। महिला कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसने यांग ये के कंधे पर थपथपाया, और फिर उसने दूरी पर एक काले बिल की ओर इशारा करते हुए कहा, छोटे भाई, हम यहाँ हैं। अध्याय 112 पति। यांग ये को तब झटका लगा जब वह शांग राजवंश के खंडहरों में घुसा जो भूमिगत थे। यह एक बहुत बड़ी शहर की दीवार थी जो उसकी आंखों के सामने थी। दीवार 300 मीटर से अधिक ऊंची थी, और जहां तक इसकी चौड़ाई का सवाल है, यांग ये इसे पहचानने में पूरी तरह असमर्थ था। किसी भी मामले में इस प्राचीन शहर के खंडहर साउथ पीस सिटी से कम 10 गुना बड़े थे। हालांकि यह भूमिगत था, फिर भी यहाँ रोशनी बहुत अच्छी थी। बेशक यह सूरज की रोशनी नहीं थी, यह चांदी की रोशनी थी जो चांदनी की तरह लग रही थी, और यह अनगिनत अजीब चट्टानों से निकल रही थी जो चांदनी के पत्थरों की तरह लग रही थी। दीवार की सतह अधूरे और रहस्यमयी तावीज़ों के घने विस्तार से ढकी हुई थी। भले ही इन तावीज़ों ने अपना असर खो दिया था, लेकिन उनका घनत्व और रूप अभी भी यांग ये को थोड़ा चौंका रहा था। क्योंकि ये तावीज़ एक तावीज़ संरचना थी, एक तावीज़ संरचना जिसने पूरे शहर को घेर लिया था। इसलिए बस इसके बारे में सोचना ही चौंकाने वाला था। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि वह इसे अपनी आंखों से देख रहा था, जैसा कि पिछले राजवंश की शाही राजधानी से उम्मीद थी। भले ही इसकी तुलना मेरे ग्रैंड किन साम्राज्य की शाही राजधानी से की जाए, फिर भी यह बहुत कमतर नहीं है। शहर के बाहर खड़ी महिला ने भावुक होकर आह भरी। यांग ये ने जब यह सुना तो उसे होश आ गया और उसकी नज़र शहर की दीवार पर लगे तावीज़ों से हटकर शहर के प्रवेश द्वार पर चली गई, जहां अब कोई दरवाजा नहीं था। उसने कहा, चलो अंदर चलते हैं। यद्यपि वह शांग राजवंश की शाही राजधानी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहता था, फिर भी वह यह नहीं भूला था कि दो आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ पीछे से उसका पीछा कर रहे थे। महिला ने सिर हिलाया और फिर वह जल्दी से उसके पास चली गई। जमीनी स्तर पर मानशी और सुनहरे कवच पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति प्रवेश द्वार के दोनों ओर टकराव में खड़े थे। इस समय उन दोनों के हाव भाव बेहद भद्दे थे। अपने साधना के दायरे के साथ उनके लिए मूल रूप से नश्वर क्षेत्र और राजा क्षेत्र के प्रोफाउंडर को पकड़ना बेहद आसान होता।
हालांकि वे दोनों अंत में पकड़ने में सक्षम नहीं थे, और वे केवल उन लोगों को देख सकते थे जिनका वे पीछा करना चाहते थे। शांग राजवंश के खंडहरों में प्रवेश कर गए। बेशक अगर उनके पास यात्रा करने के लिए नेदर वुल्फ किंग नहीं होता, तो यांग ये और महिला निश्चित रूप से पकड़े जाते, और यह तब भी होता जब वे स्ट्राइडर टेलिस्मन का उपयोग करते। हालांकि नेदर वुल्फ किंग की सहायता से उनकी गति ऐसी नहीं थी जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति पकड़ सके। नेदर वुल्फ किंग फ्लेमरोअलान कबीले की तुलना में ताकत और आक्रामक क्षमता में कमतर था, लेकिन गति के मामले में यह फ्लेमरोअलान कबीले से बिल्कुल आगे निकल गया। इस तथ्य के साथ कि यांग ये और महिला ने पहले कदम उठाया था, इसलिए मध्यम आयु वर्ग के आदमी और मानशी उन्हें पकड़ने में असमर्थ थे। खंडहर के प्रवेश द्वार पर नजर डालते हुए अधेड़ उम्र का आदमी कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने पीछे मुड़कर अपने मातहतों की ओर देखा, और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, जो लोग राजा के राज्य को प्राप्त कर चुके हैं वे आगे बढ़ें। इन सभी महल रक्षकों को अंतिम क्षण में नियुक्त किया गया था, और यहाँ तक जो नेता था उसे भी अंतिम क्षण में नियुक्त किया गया था, इसलिए वह अपने इन अधीनस्थों से पूरी तरह अपरिचित था। जब उन्होंने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज सुनी तो 5 घुड़सवार तुरंत अपने विंडब्रेकर घोड़ों पर आगे बढ़ाए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उन 5 की ओर देखा और फिर बोला, तुम सभी 5 मेरे पीछे आओ, जबकि बाकी लोग यहाँ पहरा देते हुए उप कमांडर जू के आदेशों का पालन करो। इसके अलावा एक व्यक्ति को वापस साम्राज्य में भेजो ताकि यहाँ हुई हर घटना के बारे में महामहिम को सूचित किया जा सके। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मनशी की ओर देखा और फिर उन 5 को खंडहर के प्रवेश द्वार के अंदर ले गया। हालांकि वहां बहुत खतरनाक स्थिति थी, फिर भी उसे नीचे जाना पड़ा। क्योंकि अगर राजकुमारी मर जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह किसी के साथ भाग जाती तो वापस लौटने पर सिर्फ मौत ही उसका इंतजार करती। क्योंकि शाही परिवार को अपने चेहरे की सबसे ज्यादा परवाह थी। अधेड़ उम्र का आदमी अपने मातहतों को वहां ले गया था, इसलिए मानशी ने भी झिझकना बंद कर दिया। वह मुड़ा और शेरों के झुंड को कुछ आवाजें दी, और फिर वह भी खंडहर में घुस गया। वर्तमान में उसे अब महिला की परवाह नहीं थी, और उसे इसके बजाय रहस्यमय युवक की परवाह थी। यह ठीक था अगर युवक एक डाकबीज था जिसने मानव रूप धारण कर लिया था, लेकिन अगर युवक नहीं था तो मामला रहस्यमय और भयानक होगा। क्योंकि यदि मनुष्यों को डाकबीस्ट्स को वश में करने का कोई तरीका मिल गया होता, तो निस्संदेह यह डाकबीस्ट्स के लिए बहुत बड़ी आपदा होती। डॉट 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 शहर की सड़कों पर यांग ये और महिला लगातार उत्सुक भावों के साथ आसपास के इलाकों का जायजा ले रहे थे। आसपास के घरों को देखकर यह समझना मुश्किल नहीं था कि शांग राजवंश कितना समृद्ध था। इसके अलावा यांगे को सबसे ज्यादा इस बात की जिज्ञासा थी कि यह अकेला भूमिगत शहर ठंडा और सुनसान क्यों नहीं था, बल्कि इसके बजाय इसमें थोड़ी हलचल क्यों थी। हाँ, न केवल सड़कें ठंडी और सुनसान नहीं थी जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी, बल्कि उन पर लगातार बहुत से लोग ऊपर नीचे आते जाते रहते थे। बेशक यहाँ लोगों की संख्या जमीन के ऊपर के शहरों में लोगों की संख्या की तुलना में बहुत कम थी। यांग यी को और भी आश्चर्य हुआ कि व्यवहारिक रूप से ये सभी लोग प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के प्रोफाउंडर थे, और उसने प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के नीचे एक भी प्रोफाउंडर नहीं देखा था। इसलिए दूसरे शब्दों में वह नश्वर क्षेत्र में प्रोफाउंडर होने के कारण थोड़ा खास था। कमजोर लोगों को धमकाया जाना चाहिए। ये शब्द वाकई सार्थक थे, क्योंकि इस दौरान उसने कुछ ऐसी नजरों को देखा था जो दुर्भावनापूर्ण इरादे रखती थीं। बिना किसी अपवाद के ये सभी नजरें उसकी उंगली पर मौजूद स्थानिक अंगूठी पर उतरीं। सौभाग्य से वे सभी उस महिला से भयभीत लग रहे थे जो उसके बगल से गुजर रही थी, और उन्होंने आकर सीधे हमला नहीं किया, क्योंकि उसके बगल में बैठी इस महिला ने अपनी साधना की आभा को पूरी तरह से छिपाने के लिए किसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिससे दूसरे लोग उसकी साधना को महसूस करने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। भले ही दूसरे लोग उसकी साधना को महसूस करने में असमर्थ थे, लेकिन इससे वे उससे और भी अधिक भयभीत हो गए। क्योंकि कोई कितना भी मूर्ख क्यों न हो, यह स्पष्ट था कि यहाँ तक पहुँचने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी साधारण व्यक्ति नहीं था। इसलिए चूंकि यह महिला किसी तरह की रहस्यमय तकनीक से अपनी आभा को छिपाने में सक्षम थी, इसलिए यह दर्शाता है कि उसकी पहचान निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। इसलिए भले ही आसपास के लोगों को यांग ये द्वारा पहनी गई स्थानिक अंगूठी में रुचि थी, फिर भी उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। बेशक यांग ये को डर नहीं था भले ही ये लोग उसके खिलाफ कोई कदम उठाते, लेकिन कम परेशानी का सामना करना ही बेहतर था। छोटे भाई, इस बार तुम्हें बड़ी बहन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर बड़ी बहन न होती तो शायद अब तक तुम्हारे अंग भंग हो चुके होते। महिला ने एक नाजुक मुस्कान दिखाते हुए कहा, बड़ी बहन को कोई कीमती चीज नहीं चाहिए, बस बड़ी बहन को वे उच्च श्रेणी के कुछ तावीज दे दो जो तुमने बड़ी बहन को पहले दिखाए थे, ठीक है? यांग ये ने अपने होंठ सिकोड़े। क्या यह औरत पागल हो गई है? वह वास्तव में मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। यांग ये महिला पर ध्यान देने में असमर्थ था, और इसके बजाय उसने अपनी गति बढ़ा दी और शहर की गहराई की ओर बढ़ गया। फिलहाल उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वे उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि यांग ये को भी नहीं पता था कि वह कहाँ है।
इसलिए भले ही इस शहर में पहले से ही बहुत कम लोग थे, लेकिन इतने बड़े शहर में उन दोनों को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने से अलग नहीं था। कुछ कदम चलने के बाद यांग ये अचानक रुक गया और फिर उसने पीछे मुड़कर उस महिला को देखा जो उसके साथ चल रही थी और कहा, अरे, हम पहले ही उन डाकबीस्ट और इंसानों से बचकर निकल चुके हैं, इसलिए चले जाओ और जो करना है करो। मेरे पीछे मत आना, ठीक है? महिला अभी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक गली के एक कोने से दो काले कपड़े पहने हुए आदमी निकले। वे दोनों लगभग 23 साल के थे और उनकी शक्ल सूरत एक जैसी थी, मानो वे एक ही सांचे में ढले हों। उन दोनों की निगाहें यांग ये के हाथ पर लगी स्थानिक अंगूठी पर रुक गईं और फिर उनकी निगाहें यांग ये के बगल में खड़ी महिला पर टिक गईं। इसके अलावा उनकी आंखों में वासना और लालच बिल्कुल भी छिपा नहीं था। जब महिला ने उनकी निगाहों को देखा तो उसकी काली भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह पहले तो अपना चाबुक घुमाने वाली थी, लेकिन अचानक उसने यांग ये की तरफ देखा। उसकी आंखें घूम गईं और फिर वह तेजी से और शालीनता से यांग ये के पीछे पहुंच गई। उसके बाद उसने एक भयभीत भाव प्रकट किया और डरते हुए कहा, पति, मुझे बहुत डर लग रहा है। यांग ये ने महिला को गुस्से से घूरा। अपनी साधना के साथ क्या इस महिला को इन दो लोगों से डरना पड़ेगा जो केवल प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में हैं? यह महिला स्पष्ट रूप से मेरा उपयोग करने का इरादा रखती है। जब उसने यह सोचा तो यांग ये ने महिला को अपनी बाहों में खींच लिया। महिला दंग रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये, जो हमेशा विनम्र रहा है, अचानक इस तरह से व्यवहार करेगा, और जिस पल वह दंग रह गई, ठीक उसी पल यांग ये ने झुककर उसके नाजुक और खूबसूरत होंठों से एक चुंबन चुरा लिया। उसके बाद उसने एक कोमल आवाज में कहा, चिंता मत करो, मेरे यहाँ कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब कोई व्यक्ति किसी को मौका दे रहा हो तो केवल एक मूर्ख ही उसका फायदा नहीं उठाएगा। इस महिला ने उसे ऐसा अवसर दिया था, इसलिए यांग ये को स्वाभाविक रूप से इसका फायदा उठाना था। यांग ये कोई सज्जन व्यक्ति नहीं था और इस महिला ने उसका सिर्फ एक या दो बार इस्तेमाल नहीं किया था। इसलिए अंत में अब उसका फायदा उठाने के बाद भी महिला को ही फायदा हुआ। महिला सदमे से उभरी और उसकी आंखों में क्रोध की एक किरण उभरी। उसके शरीर में गहरी ऊर्जा उमड़ पड़ी और वह बस भड़कने ही वाली थी। हालांकि ठीक इसी समय लंबा काला लबादा पहने आदमी हंसा। युवा भाई, वाकई बहुत भाग्यशाली है कि उसे इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। शांग राजवंश के खंडहरों में यह तुम्हारा पहला मौका है न? यांग ये उस महिला की ओर मुस्कुराया जो उसे गुस्से से घूर रही थी, और फिर उसने दो काले वस्त्र पहने पुरुषों की ओर देखा और कहा, यह सब बकवास क्या है? हो, क्या तुम दोनों मेरी स्थानिक अंगूठी और मेरी खूबसूरत पत्नी को जब्त करने का इरादा नहीं रखते? बस सीधे आगे बढ़ो, ठीक है? क्या हम सब थोड़ा और सीधे नहीं हो सकते? क्या इस तरह समय बर्बाद करने का कोई मतलब है? दोनों काले कपड़े पहने हुए आदमी दंग रह गए। आखिर यहाँ लूटपाट कौन कर रहा है? सदमे से उबरने के बाद दोनों के चेहरे पर उग्र भाव उभरे और उनमें से लंबा व्यक्ति गुस्से से बोला, बच्चे, तुम वाकई बहुत घमंडी हो, है न? हम भाइयों के मन में तुम्हारे प्रति पहले कोई बुरी नीयत नहीं थी, लेकिन जब से हमने तुम्हें इस तरह से घमंडी होते देखा है, हमारे पास तुम्हारे माता पिता की ओर से तुम्हें सबक सिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और तुम्हें। उसने अभी बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि तलवार की रोशनी की एक किरण चमकी, और फिर बोलने वाले लंबे काले वस्त्रधारी व्यक्ति का सिर पहले ही आकाश में उड़ गया, तथा उसके साथ ताज़ा खून की एक किरण भी उड़ गई। अध्याय 113 बाय। एक सिर अचानक उड़ गया और इसने महिला और शेष काले वस्त्र पहने हुए आदमी को अचंभित कर दिया। थोड़ी देर बाद महिला अपने सदमे से उभरी और यांग ये को गहराई से देखा। उसे लगा कि उसने अभी भी इस आदमी को कम आंका था, क्योंकि इस तलवार के वार की गति कुछ ऐसी थी जिसे कई प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हासिल नहीं कर पाए थे। काले लबादे वाला आदमी जो बचा था, वह भी सदमे से उबर चुका था, और फिर उसने यांगी को आतंक से देखा। चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह जानता था कि उन दोनों ने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जिसे वे नाराज नहीं कर सकते थे। उन दोनों ने इस क्षेत्र में अक्सर दूसरों को लूटा था और उन्होंने स्वाभाविक रूप से कमजोर ताकत वाले लक्ष्यों का चयन किया था और पहली बार शांग राजवंश खंडहर में आए थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यांग यी और महिला उनकी कसौटी पर खरे उतरे, लेकिन वास्तविकता। यांग यी को भयभीत दृष्टि से देखने के बाद काले लबादे वाले व्यक्ति ने पीछे मुड़कर भागने में जरा भी संकोच नहीं किया। यांग ये से लड़ो, क्या मजाक है? वह यह भी नहीं समझ पाया कि उसके सामने वाले युवक ने अभी अभी कैसे वार किया था, तो वह उस युवक से कैसे लड़ेगा? फिलहाल वह बस यही चाहता था कि उसके दो और पैर उगें और वह और तेज भागे। ठीक उसी समय जब वह आदमी पलटा, एक तलवार की रोशनी चमकी। काले लबादे वाले आदमी ने कुछ नोटिस किया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बचाओ! उसकी चीख अचानक बंद हो गई जब तलवार की एक सुनहरी डोरी उसकी छाती में घुस गई और इसने उसके भीतर की जीवन शक्ति को तुरंत नष्ट कर दिया। यांग ये ने अपनी तलवार म्यान में डाल ली और फिर उसने दाईं ओर एक पत्थर के घर की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम अब भी खुद को नहीं दिखाने वाले हो? दरअसल वह जानता था कि उन पर बहुत पहले से ही नजर रखी जा रही थी,
और ये 2 काले कपड़े पहने आदमी सिर्फ 2 मोहरे थे जिन्हें इस व्यक्ति ने यांग यी और महिला की जांच करने के लिए भेजा था। इस व्यक्ति ने खुद को बहुत अच्छी तरह से छिपाया था, लेकिन उसके बगल में मौजूद छोटे से लड़के की मौजूदगी में यह छिपाव उसके सामने सिर्फ एक मजाक था। जब उसने यांग ये की आवाज सुनी तो महिला ने यांग ये को उत्सुकता भरी नजरों से देखा। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि कोई उसके आसपास छिपा हुआ है, लेकिन वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थी कि इस आदमी ने उस व्यक्ति को कैसे देखा, क्योंकि यांग ये सिर्फ नश्वर क्षेत्र में था। निश्चित रूप से, जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, उस घर के कोने से लगभग 20 वर्ष की आयु का एक युवक बाहर आया। युवक ने जमीन पर पड़े 2 काले लबादे वाले पुरुषों की लाशों पर नजर डाली और फिर उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसके बाद वह यांग ये और महिला को देखने के लिए मुड़ा, और जब उसने महिला को देखा तो उसकी आंखों की गहराई में एक असामान्य अभिव्यक्ति की झलक चमक उठी। उसकी नज़र कुछ देर के लिए महिला पर रुकी, फिर उसने यांग ये की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी तलवार वाकई तेज है। क्या तुम तलवार संप्रदाय की अनुयायी हो? यांग ये ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने उससे आजीविका ली है ना? युवक और युवती दोनों दंग रह गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि यांग ये का क्या मतलब था। यांग ये ने व्यंग्य किया और आगे कहा, क्या यह सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम्हें मेरी रखेल पसंद आ गई थी और तुम हमारी क्षमताओं से वाकिफ नहीं थे, इसलिए तुमने उन्हें हमारी जांच करने के लिए भेजा? अब तुम्हें अपना जवाब मिल गया है ना? यांग ये द्वारा इस तरह से प्रत्यक्ष रूप से उजागर किए जाने से युवक की आंखों में एक भयानक हत्या की मंशा चमक उठी, लेकिन उसने जल्दी से इस भाव को एक मुस्कान में बदल दिया और कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं बाई जियांग हूँ। मैंने देखा कि तुम दोनों शांग राजवंश के खंडहरों में नए थे और उन दोनों भाइयों ने तुम्हारा पीछा किया था, और इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद करने के इरादे से तुम्हारा पीछा किया। हालांकि अब ऐसा लगेगा कि मेरी हरकतें अनावश्यक थीं। क्या ऐसा है? यांग ये मुस्कुराया और फिर उसने कहा, अब जब हम उन दोनों से निपट चुके हैं तो भाई बाओ जा सकते हैं। बाई जियांग की मुस्कान फीकी पड़ गई। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराया और बोला, आप दोनों शांग राजवंश के खंडहरों में नए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप इससे बेहद अपरिचित हैं। क्यों ना हम एक समूह बना लें? यद्यपि वह यांग ये से बात कर रहा था, उसकी नज़र लगातार यांग ये के बगल में खड़ी महिला पर टिकी हुई थी। यांग ये ने महिला की ओर देखा और कहा, वह तुम्हें आमंत्रित कर रहा है। तुम क्या सोचती हो? महिला ने बाई जिंग की तरफ देखा और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर यांग ये की बांह थाम ली। उसने एक आकर्षक मुस्कान दिखाते हुए कहा, मेरे पति, मैं स्वाभाविक रूप से आपके साथ जाने का इरादा रखती हूँ। यांग ये ने बाई जियांग की ओर कंधे उचकाए और कहा, भाई बाई, आप जा सकते हैं। बाई जियांग ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह लंबे समय से उनका पीछा कर रहा था और उसे साफ पता था कि वे पति पत्नी की जोड़ी नहीं थे। महिला ने युवक को पति इसलिए कहा क्योंकि उसे युवक की सुरक्षा की उम्मीद थी। आखिरकार, ऐसी जगह पर जहां कोई नियम नहीं थे और सब कुछ ताकत से तय होता था, उसके जैसी कमजोर महिला का बच पाना नामुमकिन था। बेशक, यह मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि बाई जियांग को वह महिला पसंद आ गई थी जो उसके सामने खड़ी थी। यह महिला अतीत में उसके साथ खेल चुकी महिलाओं से अनगिनत गुना बेहतर थी, और यही कारण था कि उसने अपने उन 2 अधीनस्थों को उस युवक से निपटने के लिए भेजा था। हालांकि, उसने कभी नहीं सोचा था कि इस युवक की ताकत वास्तव में इतनी भयानक होगी और वह एक पल में उसके 2 अधीनस्थों से निपटने के लिए पर्याप्त होगी। इससे वह अपने हृदय में हल्का सा भय महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या यह हो सकता है कि भाई बाई वास्तव में मेरी उपपत्नी को जब्त करने का इरादा रखता है? यांग ये ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा जब उसने देखा कि वह आदमी जाने से इनकार कर रहा है। चूंकि उसके सामने वाला युवक फर्स्ट हेवन रियल्म विशेषज्ञों को आदेश देने में सक्षम था, तो उस युवक की पहचान निश्चित रूप से असाधारण होगी। वह उन 2 काले लबादे वाले आदमियों को साहसपूर्वक मार सकता था, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह उस महिला के लिए इस युवक को मार डाले जो उसके बगल में खड़ी थी। बेशक, अगर यह युवक उसके खिलाफ कदम उठाने पर अड़ा रहा, तो उसे उस युवक को नरक भेजने में कोई आपत्ति नहीं होगी। महिला ने बाई जियांग की ओर नकली मुस्कान दी क्योंकि वह खुद देखना चाहती थी कि उसके सामने खड़ा यह युवक कोई कदम उठाएगा या नहीं। बेशक, उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह वास्तव में अपने बगल में खड़े युवक की असली ताकत में दिलचस्पी रखती थी। भले ही उसने ये यांग नामक इस युवक के साथ एक वार किया था, लेकिन उसके लिए उसकी ताकत की स्पष्ट समझ होना पर्याप्त नहीं था। यही कारण था कि उसने अपनी ताकत छिपाई थी। यह मजबूत दुश्मनों को हराने के लिए कमजोरी का दिखावा करने के लिए नहीं था, बल्कि यह यांग ये की असली ताकत की खोज के लिए था। यांग ये के चेहरे पर मुस्कान को देखते हुए बाई जियांग कुछ देर के लिए झिझका, फिर उसने यांग ये के खिलाफ कोई कदम उठाने का इरादा त्याग दिया। वह अपने सामने खड़े युवक को नहीं देख पा रहा था, और वह युवक शुरू से लेकर अब तक बहुत शांत था। आखिरकार, वह पहले स्वर्ग क्षेत्र की 7वीं रैंक का विशेषज्ञ था। हालांकि, उसके सामने खड़े युवक में डर का एक भी अंश नहीं दिखा, इसलिए उसे लगा कि युवक के पास निश्चित रूप से भरोसा करने के लिए कुछ है।
जब उसने यह सोचा तो बाई जियांग ने खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। भाई, तुम मजाक कर रहे हो। मैं, बाई जियांग, ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता हूँ? चूंकि तुम मेरे साथ एक समूह बनाने के लिए तैयार नहीं हो, तो मेरे पास अलविदा कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, मुझे भाई को एक सलाह देने की अनुमति दें। कम प्रोफाइल रखना सबसे अच्छा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने यांग यी की ओर ठंडी नजर से देखा और फिर मुड़कर चला गया। लो प्रोफाइल रखो। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने महिला की तरफ देखा और कहा, क्या मैं बहुत घमंडी हूँ? पति अभी सचमुच बहुत दबंग थे और इससे मेरा दिल धड़क उठा। महिला ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। यांग ये इस बात से अप्रभावित रहे और उन्होंने कहा, ऐसा नाटक करने का क्या मतलब है? मैंने वास्तव में आप में रुचि जगाई है। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? महिला ने थोड़े दुखी स्वर में कहा। रुको। यांग ये ने हाथ हिलाया और कहा, चलो यहाँ बकवास मत करो। मैंने अभी तुमसे कहा था कि हम इन खंडहरों पर पहुंचने पर अलग हो जाएंगे। अब हमें अलग हो जाना चाहिए। अगली बार मिलते हैं। नहीं, फिर कभी नहीं मिलते। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये पलटकर चला गया। क्योंकि वह वास्तव में इस महिला के साथ कुछ भी संबंध नहीं रखना चाहता था। कुछ कदम चलने के बाद यांग ये ने एक गहरी सांस ली, पीछे मुड़कर उस महिला की ओर देखा जो उसका पीछा कर रही थी, और फिर भौहें सिकुड़ते हुए उसने कहा, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा? मैं, क्या आप सामान्य रूप से बोल सकती हैं? यांग ये ने महिला को बीच में टोका। यह सुनते ही महिला की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई, और फिर उसने यांग ये की आंखों में सीधे देखा और कहा, तुमने अभी मुझे चूमने की बात स्वीकार की है ना? यांग ये के होंठ फड़कने लगे और उसने कहा, यह आप ही थे जिन्होंने मुझे सबसे पहले इस्तेमाल किया था। उसने गंभीरता से कहा, तुम्हारे हाथों मेरी पवित्रता नष्ट हो गई है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यांग ये को इतना गुस्सा आया कि वह गुस्से से अपने पैर पटकने लगा। उसने कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार चूमा था और मैंने तुम्हारे साथ कुछ और नहीं किया। तो क्या तुम इतनी बेशर्मी से काम नहीं कर सकते? क्या आप मेरी पहचान के बारे में जानते हैं? महिला ने कहा, मैं ग्रैंड किन साम्राज्य के वर्तमान सम्राट की छोटी बहन हूँ, इसलिए मैं ग्रैंड किन साम्राज्य की राजकुमारी रॉयल हूँ। भले ही मैं केवल एक राजकुमारी हूँ जिसे बहुत ज्यादा नहीं माना जाता है, लेकिन मैं किसी भी तरह से एक राजकुमारी हूँ। क्या आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है? आप मुझे धमकाने के लिए ग्रैंड किन साम्राज्य का उपयोग करने का इरादा रखते हैं? यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं जबकि वह धीमी आवाज में बोला। महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, ओह मेरे छोटे भाई, तुम अभी भी क्यों नहीं समझते? जिस क्षण से हम एक दूसरे से मिले और एक साथ भागे, ग्रैंड किन साम्राज्य और डार्कबीस्ट साम्राज्य के दूसरे राजकुमार दोनों हमें जाने नहीं देंगे। हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, और हम केवल संयोग से एक दूसरे से मिले थे। लेकिन क्या वे इस पर विश्वास करेंगे? सबसे पहले, मैंने अपने भतीजे की योजना को बिगाड़ दिया, इसलिए वह निश्चित रूप से मुझे नहीं छोड़ेगा। दूसरे, मैंने डार्कबीस्ट साम्राज्य के दूसरे राजकुमार को पूरी तरह से बदनाम कर दिया, इसलिए वह निश्चित रूप से मुझे भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आप निश्चित रूप से सोचते हैं कि यह सब मेरी समस्या है, और यह आपसे संबंधित नहीं है। हालांकि, क्या आपको लगता है कि ग्रैंड किन साम्राज्य और डार्कबीस्ट साम्राज्य आपको छोड़ देंगे? यदि ये दो कोलोसी कोई कदम उठाते हैं, तो आपके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा, भले ही आप तलवार संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्य हों। यह सुनकर यांग ये का चेहरा उतर गया। कहने की जरूरत नहीं है कि महिला की बातें बेहद वाजिब थीं। अगर ग्रैंड किन एम्पायर और डार्कबीस्ट एम्पायर जैसे दो महापुरुष उससे निपटने का इरादा रखते हैं, तो उसके, यांग ये के पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। आखिरकार, इन दोनों महापुरुषों की ताकत तलवार संप्रदाय या फूल महल की ताकत से कहीं ज्यादा थी। महिला ने आगे कहा, तो अगर हम जीवित रहना चाहते हैं, तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। साथ मिलकर काम करने से ही हमें मौका मिलेगा। दूसरे शब्दों में, हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अलग नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि आप अपने दिल में निश्चित रूप से बेहद असंतुष्ट हैं। आखिरकार, यह मूल रूप से मेरी समस्या है, लेकिन यह पहले ही इस स्थिति में आ चुकी है। तो हम और क्या कर सकते हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, महिला ने यांग यी की ओर देखा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। उसकी मूल योजना उड़ान के बाद अपनी पहचान छुपाने और बाकी की जिंदगी छिपकर जीने की थी। हालांकि, उसके सामने खड़े यांग ये ने उसे अपनी योजना बदलने पर मजबूर कर दिया था। अगर यह युवक उसके साथ सेना में शामिल होने को तैयार था, तो वह न केवल उन खतरों को हल करने की अपनी क्षमता पर आश्वस्त होगी, बल्कि वह शाही परिवार को एक बार फिर से अपने बारे में अच्छा सोचने पर मजबूर कर पाएगी। बेशक, इस सब के लिए पूर्व शर्त उसके सामने खड़े युवक की सहमति थी। अध्याय 114 सत्य। कुछ देर की खामोशी के बाद यांग ये ने अचानक अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैं मानता हूं कि आपने जो कहा वह वाकई सही है, लेकिन फिर भी मुझे मना करना होगा। क्यों? महिला ने भौहें सिकोड़ी। क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है।
यांग ये ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब से हम एक दूसरे से मिले हैं तब से अब तक तुमने सिर्फ आधा सच ही बोला है। ठीक इसी पल की तरह तुमने जो कहा वह सही है, और वास्तविकता भी यही है। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हारा असली उद्देश्य निश्चित रूप से इतना सरल नहीं है। इसलिए अगर मैं वास्तव में तुम्हारी बात सुनूं और तुम्हारे साथ सहयोग करूं, तो शायद मैं तुम्हारी खातिर अपनी कब्र खुद खोद रहा हूं। यांग ये ने नहीं सोचा कि वह मूर्ख है, लेकिन वह यह भी नहीं सोचेगा कि उसकी बुद्धि असाधारण है। वह वास्तव में इस महिला को नहीं देख पा रहा था जो लगातार उसके प्रति अपने प्रेम का दावा करती थी। चाहे वह उसकी ताकत हो या विचार, वह उन्हें नहीं देख पा रहा था। किसी चीज को न देख पाना खतरे का प्रतिनिधित्व करता है, और चूंकि खतरा था, तो सबसे अच्छा तरीका ऐसे खतरे के संपर्क में न आना था। ग्रैंड किन साम्राज्य और डाकबीस्ट साम्राज्य के मामले में वे किसी भी तरह से नहीं जानते थे कि वह कौन था। तो क्या इस मामले के गुजर जाने और उसके टेलिस्मैन पीक पर वापस लौटने के बाद भी कोई उसे याद रखेगा? महिला ने यांग ये को कुछ देर तक देखा और फिर मुस्कुराई और बोली, छोटे भाई, बड़ी बहन को अब भी लगता है कि हमारे लिए सहयोग करना सबसे अच्छा है, लेकिन यह सबसे अच्छा है कि आप अकेले जीवित रहने और मुझे मझधार में छोड़ने के बारे में न सोचें। बड़ी बहन जानती है कि आपकी पहचान निश्चित रूप से सरल नहीं है, लेकिन बड़ी बहन आपको बताना चाहती है कि भले ही आप तलवार संप्रदाय के गुरु के बेटे हों, यह बेकार है, क्योंकि यह मामला डाकबीस्ट साम्राज्य और ग्रैंड किन साम्राज्य की गरिमा से जुड़ा है। भले ही बड़ी बहन इस बार केवल सगाई करने के लिए डाकबीस्ट साम्राज्य जा रही थी और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन अंत में यह बहुत कम संख्या नहीं है। चूंकि बड़ी बहन किसी के साथ भाग गई है, इसलिए बड़ी बहन को निश्चित रूप से भयानक परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों साम्राज्य उस व्यक्ति को शांति से रहने की अनुमति नहीं देंगे जो बड़ी बहन के साथ भाग गया। तुम क्या सोचते हो? यांग ये ने महिला को देखा और गंभीरता से कहा, वास्तव में मैं सचमुच तुम्हें मारना चाहता हूं। मुझ पर विश्वास करो, अगर यह औरत की वजह से नहीं होता, तो शायद अब तक वह किसी और जानवर राजा को वश में कर चुका होता। अगर यह औरत नहीं होती, तो शायद वह पहले ही। संक्षेप में, जब से उसने अब तक इस महिला का सामना किया था, न केवल उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह ग्रैंड किन साम्राज्य और डाकबीस्ट साम्राज्य के बीच एक भंवर में बह गया था। इसलिए इसने वास्तव में उसे मारने का मन बना दिया। महिला मुस्कुराई और बोली, बड़ी बहन मानती है कि यह बड़ी बहन की गलती थी, लेकिन अब हम वास्तव में एक ही नाव पर हैं। यदि आप बड़ी बहन के साथ सहयोग नहीं करते हैं, तो हम वास्तव में एक जोड़े बन सकते हैं जो एक साथ मर जाते हैं। आपको समझना चाहिए कि ग्रैंड किन साम्राज्य का वारंट बेहद भयानक है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। यांग ये ने कहा, भरोसा धीरे धीरे बनता है। हम इसे धीरे धीरे बना सकते हैं। बड़ी बहन के पास धैर्य है, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहता। जहां तक डाकबीस्ट साम्राज्य और तुम्हारे ग्रैंड किन साम्राज्य की बात है, वे किसी भी हालत में मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। इसलिए वे जो चाहें कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये पलटकर चला गया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि ग्रैंड किन साम्राज्य और डाकबीस्ट साम्राज्य बेहद दुर्जय थे, लेकिन वह उस महिला पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा जो उसके सामने खड़ी थी। क्योंकि उस महिला के साथ मिलकर काम करना बाघ के साथ मिलकर काम करने से अलग नहीं होगा। जहां तक विशालकाय पत्थरों का सवाल है, जब तक वह ग्रैंड माइरियड पर्वतों को छोड़कर भीड़ के बीच नहीं छिप जाता, तब तक उसे विश्वास नहीं होता कि वे उसे टेलिस्मैन पीक पर ढूंढ पाएंगे। जब उसने यांग ये को पलटकर जाते हुए देखा, तो महिला की आंखें घूम गईं और वह जल्दी से उसके पीछे चली गई, और चलते हुए उसने कहा, छोटे भाई, बड़ी बहन वास्तव में आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यदि आप बड़ी बहन के साथ सहयोग करते हैं, तो केवल लाभ ही होगा और कोई। वह बोल रही थी जब उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, और वह एक तरफ हट गई। इस समय एक तलवार ठीक उसी जगह पर रुकी थी जहां वह कुछ क्षण पहले खड़ी थी, और यह यांग ये था जिसने तलवार की मूठ पकड़ी हुई थी। यांग ये ने अपनी तलवार म्यान में डाली और ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुमसे कहा था, मेरे पीछे मत आना। ठीक है। क्या यह महिला मुझे, यांग ये, वाकई बेवकूफ समझती है? वह वाकई अभी भी मेरा इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही है। छोटे भाई, तुम कितने निर्दयी हो। तुमने वास्तव में बड़ी बहन पर हमला किया। महिला ने अपने जेड सफेद हाथ से उसकी छाती थपथपाई और फिर नाराजगी से कहा, यह सोचना कि बड़ी बहन तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहती थी, फिर भी तुम। चुप रहो। यांग ये अचानक चिल्लाया, मेरे पास वास्तव में तुम्हारे साथ अपनी सांस बर्बाद करने का समय नहीं है। तुम पहले से ही सुरक्षित हो। इसलिए तुम जो करना चाहते हो वह खुद करो और मेरे पीछे मत आना, ठीक है? यह सुनकर महिला के चेहरे पर सामान्य भाव आ गए और उसने गंभीरता से कहा, ये यांग, क्यों न हम गंभीरता से बात करें। तुमने सचमुच अपना रवैया बहुत जल्दी बदल लिया। यांग ये ने उपहास किया।
महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है कि आप मेरे बारे में एक राय रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम अभी भी साथ काम कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि मैं आपसे कुछ बातें छिपाती हूँ और मैं यह बात आपको अभी बताऊंगी। क्या आप यह तय करेंगे कि आप मेरे साथ काम करेंगे या नहीं, जब आपको सब कुछ सच पता चल जाएगा? यांग ये ने महिला के वर्तमान हाव भाव को देखकर भौहें से कुड़ी और कुछ समय बाद उसने कहा, क्या सच? मैं स्पष्ट कर दूं, अगर मुझे लगा कि तुम मुझे फिर से धोखा दे रही हो, तो मैं तुरंत चला जाऊंगा और तुम साथ काम करने से संबंधित किसी भी बात का उल्लेख करना भूल जाओ। महिला ने अपने माथे के ऊपर के सुंदर बालों को कंघी किया और फिर गंभीर भाव से कहा, वास्तव में डाकबीस्ट साम्राज्य के दूसरे राजकुमार के साथ मेरी सगाई मेरे शाही भाई या दादा का निर्णय नहीं था। मेरे दादा ग्रैंडकिन साम्राज्य के संस्थापक सम्राट हैं, जबकि मेरे बड़े भाई ग्रैंडकिन साम्राज्य के सम्राट हैं। वे दोनों अपनी साधना के अगले क्षेत्रों में जाने के लिए बंद दरवाजे की साधना में हैं, और यह मेरा भतीजा है जो साम्राज्य पर शासन कर रहा है। सीधे मुद्दे पर आओ, यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे आपके शाही घराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। महिला मुस्कुराई और बोली, डाकबीस्ट साम्राज्य के दूसरे राजकुमार के साथ मेरी सगाई मेरे भतीजे का विचार था और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे दूसरे राजकुमार की मदद मिलने की उम्मीद थी। यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि इस बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरे बड़े भाई और दादा की सबसे बड़ी वर्जना दुश्मन के साथ मिलीभगत करना है। अगर दूसरों को इस मामले के बारे में पता चल गया, तो मेरा वह भतीजा सिंहासन पर बैठने का सपना देख सकता है। आपकी कहानी में कई छेद हैं, यांग ये ने धीमी आवाज में कहा। सबसे पहले, आपने कहा कि कोई भी इसके बारे में नहीं जान सकता, फिर उन घुड़सवारों के बारे में क्या जो आपके साथ गए थे? क्या ऐसा हो सकता है कि वे लोग नहीं थे? क्या आपको लगता है कि वे ग्रैंड मायरीड पर्वतों से जीवित निकल पाएंगे? महिला ने व्यंग्य किया। डाकबीस्ट साम्राज्य में मेरे आगमन का क्षण उनकी मृत्यु का क्षण है। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, तुमने दूसरे राजकुमार के साथ सगाई के लिए सहमति क्यों दी? यह सुनते ही महिला की आंखों में एक ठंडी और भयानक हत्या की भावना चमक उठी और उसने कहा, क्योंकि मेरे उस भतीजे ने मुझे मेरी मां से डरा दिया था। मुझे पता है कि तुम क्या पूछने जा रहे हो, मेरे पिता वही हैं लेकिन मेरी मां वर्तमान सम्राट से अलग है। इस तथ्य के साथ कि मेरी मां के पास एक अच्छे कबीले का समर्थन नहीं है, इसलिए मेरे भतीजे ने मुझे अपना मोहरा बना लिया। शाही परिवार वास्तव में सबसे निर्दयी है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। उसने पहले भी दूसरों को इस बारे में बोलते सुना था, फिर भी उसने इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब उसने किया। शाही परिवार वास्तव में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकता। चूंकि उसने तुम्हें तुम्हारी मां से डराया था, तो फिर तुम भाग क्यों गए? यांग ये ने दूसरा सवाल पूछा। क्योंकि मैं ऐसा करके ही अपनी मां और खुद को बचा पाऊंगी। महिला ने धीमी आवाज में कहा, अगर मैंने वाकई उस दूसरे राजकुमार से शादी कर ली, तो मेरे भतीजे के क्रूर तरीकों से वह निश्चित रूप से मेरी मां को मारने का कोई रास्ता खोज लेगा। इसके विपरीत, अगर मैं भाग जाती हूं, तो वह हिचकिचाएगा और डर जाएगा, और वह मेरी मां को जिंदा रखेगा ताकि मुझे धमकाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। अपनी मां को मार डालो। यांग ये ने अविश्वास से कहा, क्या मजाक है? तुम्हारी मां वैसे भी संस्थापक सम्राट की शाही उपपत्नी है। क्या वह हिम्मत भी करेगा? महिला के मुंह के कोनों पर व्यंग्य की झलक उभरी और उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि मेरे दादा की कितनी शाही रखेलें हैं? यांग ये के जवाब देने से पहले ही उसने कहा, ऐसा कहा जाता है कि एक सम्राट की रखेलों की संख्या 3000 तक होती है, लेकिन मेरे दादा की सिर्फ 3000 नहीं है। उनके नाम पर 8000 से ज्यादा शाही रखेलें हैं, और ऐसी अनगिनत रखेलें हैं जिन्हें आधिकारिक मान्यता नहीं मिली। क्या आप जानते हैं कि ग्रैंडकिन साम्राज्य में कितने राजकुमार और राजकुमारियां हैं? भले ही हम मेरे बड़े भाई का जिक्र न करें जो सम्राट हैं, लेकिन मेरे दादा के 400 से ज्यादा बेटे और लगभग 1000 बेटियां हैं। यांग यी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। यह संस्थापक सम्राट एक बेहतरीन स्टड है। अब उसे आखिरकार कुछ समझ में आया। चूंकि संस्थापक सम्राट के पास बहुत सारी शाही रखेलें थीं, इसलिए कई रिश्ते संभवतः केवल एक रात तक ही टिके थे, और इस महिला की मां शायद ऐसी ही थी। ग्रैंडकिन साम्राज्य का शाही महल निश्चित रूप से इन शाही रखेलों को कोई महत्व नहीं देगा जो अच्छे मूल से नहीं आई थीं और जिन्हें संस्थापक सम्राट का पक्ष नहीं मिला था। थोड़ी देर बाद, यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या इनमें से कुछ भी मुझसे संबंधित है? मुझे आपके साथ मिलकर काम क्यों करना चाहिए? महिला ने यांग यी को ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रही हो, और उसने कहा, तुम सच में एक बेवकूफ हो। मेरे और डाकबीस्ट साम्राज्य के दूसरे राजकुमार के बीच सगाई एक रहस्य है, और इस रहस्य की रक्षा के लिए मेरा वह भतीजा अपने निजी रक्षक और आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार डालेगा जिन्हें उसने पाला था। तो अब जब तुम मेरे साथ भाग गई हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें और मुझे जाने देगा? यह सुनकर यांग ये जोर से हंसा और बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से तुम्हारे जाल में फंस गया हूं। वास्तव में, भले ही मैं तुम्हें यह रहस्य न बताती, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वह तुम्हें निश्चित रूप से जाने नहीं देता, महिला ने कहा।
यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, मैं गारंटी देता हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, तुम क्या सोचते हो? महिला मुस्कुराई। ऐसा लगता है कि यह नहीं है। यांग ये ने कंधे उचका दिए और फिर उसने कहा, क्या आपका वह भतीजा वास्तव में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा और मुझ पर इनाम रखने के लिए ग्रैंड किन साम्राज्य का वारंट जारी करेगा? वह ऐसा नहीं करेगा। महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह वारंट जारी नहीं करेगा, वह सीधे मौत का वारंट जारी करेगा। मुझे लगता है कि उसने पहले ही ऐसा कर लिया है और उसने आपकी जांच शुरू कर दी है। ग्रैंड किन साम्राज्य की क्षमता को कम मत समझो। ग्रैंड किन साम्राज्य के लिए किसी की जांच करना बेहद आसान है। यांग ये ने कहा, शायद वह मेरी पहचान जानने के बाद मुझे मारना छोड़ देगा। ओह, महिला ने आश्चर्य से यांग ये की ओर देखा और फिर वह मुस्कुराती हुई बोली, छोटे भाई, आपने कहा कि आप तलवार संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं, लेकिन आपका कौशल तलवार संप्रदाय के शिष्यों से भी अधिक तेज है। क्या यह हो सकता है कि आप तलवार संप्रदाय के गुरु के नाजायज बेटे हैं? लेकिन भले ही आप तलवार संप्रदाय के गुरु के नाजायज बेटे हों, फिर भी वह आपको जाने नहीं देगा। बेशक, वह आपके साथ खुले में व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन हत्याओं के बारे में क्या? अगर वह किसी को नहीं बताता, तो क्या कोई जान पाएगा कि वह इसके पीछे था? दूसरे शब्दों में, ऐसा लगता है कि मैं मौत के आने का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। यांग ये ने पूछा। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।